ओके, हम शुरू करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या था ये क्वेश्चन? ये सिंपल प्रॉब्लम था, बट इसलिए दिया गया था ताकि एक बार रिवीजन हो जाए लोकेशन ऑफ रूट्स का। क्या कह रहा है? दोनों जो रूट्स हैं वो तीन से बड़े हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो जो लोकेशन ऑफ रूट्स होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप हमने जो पढ़ा है कि हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बनाते हैं, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक। यानी कि ये कंफर्म है कि ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा। और मुझे दिया गया है कि रूट, दोनों के दोनों रूट क्या होने चाहिए? तीन से बड़े होने चाहिए। ओके, तीन से बड़े होने चाहिए मतलब क्या हुआ इसका? कि अगर मान लो यहाँ पर कहीं तीन है, तो या तो ऐसे दोनों रूट्स तीन से बड़े हो सकते हैं या फिर ऐसे, है ना? भाई यहाँ पर भी डी इक्वल टू जीरो है, बट दो इक्वल रूट्स है, तो है तो दो रूट्स यहाँ पर भी। ये कंडीशन है। तो हम यहाँ पर हमने याद भी किया था बैड फ्रेंड, है ना? ये शॉर्टकट याद किया था, बैड फ्रेंड। तो देख लेते हैं उसके हिसाब से। सबसे बी ए, इससे क्या याद आता है? माइनस बी बाई टू ए वाली कंडीशन। ओके, तो क्लियरली दिख रहा है कि माइनस बी बाई टू ए वाली जो वर्टिकल लाइन है वो तीन से आगे है, यानी कि माइनस बी बाई टू इज ग्रेटर देन थ्री। दैट इज कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू क्या है? इन दोनों ग्राफ्स में या तो डी इक्वल टू सर जीरो हो जाए तो भी चलेगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो भी चलेगा। बोलो बेटा। सर ये -b/2 है, ग्रेटर देन 3 कैसे आएगा फिर? ये बताया भी था वैसे, बट अगर मान लो बेटा ये पैराबोला है ना? ऐसा हाँ। कुछ। तो ये जो वर्टेक्स होता है, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाई फोर है, करेक्ट? हाँ। है ना? तो यानी कि वर्टेक्स के पॉइंट का के करस्पॉन्डिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस बी बाई टू होता है। मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखूं तो ये अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये पॉइंट क्या होगा? माइनस बी बाई टू है। हाँ। इसका मतलब अगर मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई है, वर्टिकल लाइन इससे होती हुई, वर्टेक्स से होती हुई, तो ये वर्टिकल लाइन के की इक्वेशन क्या होती है? जब भी कोई भी वर्टिकल लाइन होती है बेटा, उसकी इक्वेशन होती है एक्स बराबर के। क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन पे हर एक पॉइंट का देखो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। देख लो एक बार ध्यान हाँ। से। हाँ सर। तो अगर इक्वेशन हाँ लिखनी पता है है। तो एक्स, है ना? तो एक्स बराबर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है कि मुझे, इस पॉइंट का माइनस बी बाई टू है, यानी कि ये लाइन एक्स, इसके पे हर एक पॉइंट की वैल्यू माइनस बी बाई टू है एक्स कोऑर्डिनेट की। तो ऑब्वियसली ये जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू होगा। तो अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ बनाया है, जैसे तीन यहाँ बनाया, तो क्लियरली दिख रहा है ना कि जो तीन है और जो माइनस बी बाई टू है, तो माइनस बी बाई टू है राइट साइड में है तीन के। यानी कि माइनस बी बाई टू की वैल्यू तीन से बड़ी होनी चाहिए। हाँ सर। ठीक है ना? अगर दोनों रूट तीन से छोटे होते तो फिर दूसरी कंडीशन आती, तब माइनस बी बाई टू तीन से छोटा हो जाता। है ना? यहाँ पर दोनों रूट्स तीन से बड़े हैं तो माइनस बी बाई टू ग्रेटर हाँ। देन थ्री। है ना? हाँ। ओके। फिर दूसरी कंडीशन डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि या तो ये हो गया ग्राफ तो भी चलेगा, या फिर ये ग्राफ हो गया तो भी चलेगा। तो हम अगेन, ये चलेगा या फिर ये चलेगा, और इसलिए इन दोनों कंडीशंस को हमने मिला दिया, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दोनों चलेंगे। यस। तीसरी बात, फिर फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब था एफ ऑफ। तो यहाँ पर एफ ऑफ किसका लिखेंगे? तीन लिखा हुआ है तो एफ ऑफ थ्री के बारे में सोचेंगे। तो क्लियरली दिख रहा है दोनों डायग्राम्स में, अगर मैं तीन के करस्पॉन्डिंग जाऊंगा तो तीन के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ थ्री देख लो। इसको अगर थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा ऐसे करके, तो एफ ऑफ थ्री क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा, है ना? तीन पर जो वैल्यू आएगी ग्राफ की वो पॉजिटिव आएगी। यानी कि तीसरी कंडीशन हो गई एफ ऑफ थ्री ग्रेटर देन जीरो। कोई डाउट है तो इसमें बता सकते हो आप, है ना? ये हमारा टाइप वन है। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? बेटा ये तो गलत बात है यार। है ना? क्वेश्चन तो आपको करके आना था मुस्तफा भाई। अभी तू, मैं तेरे को तुम्हें बोला भी था आपके बैच में तो कि आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ये क्वेश्चन डाला था मैंने। ये क्वेश्चन है ना? लेट आना नहीं चलेगा भाई, है ना? यस। एनीवेज, यहाँ पर तीन कंडीशंस आ गई। देखो ये जो मैं लेता हूँ सेशन, ये थोड़ा अलग टाइप से होगा। मतलब क्लास में मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ कोई बात नहीं, लेट आए हो तो बता दूंगा, अभी ऐसा नहीं चलेगा। तो कोई बात नहीं, इसके अगले वाले क्वेश्चन में ध्यान दे लेना भाई, है ना? हाँ। तीन कंडीशन है, तीनों रूट्स, सिंपल सा प्रॉब्लम है कि दोनों रूट्स तीन से बड़े हैं भाई। तो तीन कंडीशंस तो अपन ने पढ़ी थी आज, है ना? वही तीन कंडीशन लिख दी यहाँ पर। इसके बाद इन तीनों कंडीशंस का क्या लेंगे हम? सॉल्व करके इंटरसेक्शन। तो माइनस बी बाई टू है ग्रेटर देन थ्री, पहला क्या है?
देख लेते हैं, इक्वेशन हमारे पास है x² - 6ax, है ना, फिर क्या है +2 -2a + 9a² = 0। तो इसमें पहला बोला है -b/2 > 3 होना चाहिए। डाल लेते हैं -b/2 > 3, तो -b/2a, ये 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस प्लस हो गया, 2 3 × 6 हो गया, यहाँ से बन गया 3a > 3, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, >1। ये पहली कंडीशन आई, है ना। एक तो ये होना, ऐसे ये चाहिए जो एक तो इसको सेटिस्फाई करे, उससे के लिए क्या सॉल्यूशन आ गया, a > 1 का। फिर चलते हैं d > 0 पर क्या कंडीशन आ रही है, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। तो हो गई फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, d 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए ना, इसको तो हटा देते हैं हम। हम्म ओके, d > 0, तो d कितना है बेटा, -6a का होल स्क्वायर, है ना, b² -4 × a1 है, देख लो। और कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर आएगा 2 - 2a + 9a², और d शुड बी >= 0। यहाँ से क्या बनेगा, 36a² -4 × 2 - 2a + 9a² > 0। 4 ध्यान से देखना, ओवरऑल कॉमन आएगा, इसमें से 4 कॉमन लो, इसमें से 4 कॉमन लो, तो यहाँ 9 बचेगा, और वो 4 ओवरऑल कॉमन आके सोचो कट जाएगा। दिख गया क्या सबको, 4 दोनों से कॉमन लोगे तो 9a² माइनस ये ब्रैकेट बनेगा, और वो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके गायब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा 9 माइनस, लिख देता हूँ ये एक्सप्रेशन, है ना, या फिर छोड़ो ऐसे ही रखते हैं इसको, ये आएगा this > 0। कुछ कट हो रहा है क्या, एनीवन, कुछ कट हो रहा है क्या। हाँ सर। यस, तो -9a², है ना, यहाँ अरे यार एक मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ 9a² था देखो, ये 9a² था ना कॉमन लेने के बाद, यस, यहाँ 9a² था, ओके। तो 9a² माइनस ये प्लस वाला 9a² माइनस वाले 9a² से कट जाएगा, और हमारे पास आएगा, अभी माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -2 + 2a > 0, और यहाँ से बनेगा 2a > 2, 2 डिवाइड कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, यस, तो a > 1 हो जाएगा। यस, तो यहाँ से जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन सॉल्यूशन आया, वो क्या है, a > 1। अच्छा, a > 1 का मतलब ऊपर में क्या था, a > 1 to 1 to ∞, ये भी बोल सकता हूँ, यस। तो ये फर्स्ट का मीनिंग हो गया, फर्स्ट का मीनिंग ये हो गया, और सेकंड वाली इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा, a > 1 to ∞, ये हो गया, दूसरी का मीनिंग हो गया। अब चलते हैं तीसरी इक्वेशन पे, तीसरी इक्वेशन कह रही है f(3) पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। थर्ड कंडीशन इज f(3) पॉजिटिव है, मतलब इसमें x को 3 डालने पर पॉजिटिव आना चाहिए। तो एक बार f(x) वापस लिख लेता हूँ, f(x) हमारे पास क्या है, ये है x² माइनस जो भी लिखा है, मैं एक बार इसको, कहाँ गया रे, ये रहा, यस, ये है हमारे पास f(x), है ना, दिस इज अवर f(x), और a = 0 तो हम सॉल्व कर रहे थे, यस। f(x) की वैल्यू ये है हमारे पास, ओके। इसमें हमें तीसरी कंडीशन क्या दी गई है, f(3) शुड बी पॉजिटिव, तो पुट कर देते हैं, f(3) कितना होगा, x को 3 डालो, 9, x को 3 डालोगे यहाँ पर आएगा 18a + 2 - 2a + 9a², दिस शुड बी >0। और यहाँ पर 9a² आएगा, यहाँ क्या बनेगा, माइनस का 20a, और यहाँ ये 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। 11। यस, अच्छा, तो 9 11 9 जा 99, 9 × 11, क्या इसको आराम से फैक्टराइज कर सकता हाँ, हूँ मैं, तो यस। 9 और 11 ही है। यस, इसको 9a और 11a के टुकड़ों में तोड़ देंगे, और सॉल्व कर लेंगे आराम से। हमारे पास कितना बनेगा, 9a कॉमन आ जाएगा, a - 1 -11 टाइम्स a - 1 > 0, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा a - 1 इंटू 9a - 11 > 0। और अगर ये आया है, तो यहाँ से अगेन हम मेथड ऑफ इंटरवल का यूज करेंगे, एक रूट 1 है, एक रूट ध्यान से देखिए 11/9 है, और 11/9 पक्का राइट में आएगा 1 के, क्योंकि 11/9 बड़ा है 1 से। फिर प्लस माइनस प्लस लगेगा, >0 वाला टर्म चाहिए, यस, तो ये वाला इंटरवल और
ये वाला इंटरवल आएगा, और यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इंटरवल में? -∞ से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। यस। तो यहाँ से हमारे पास ये तीसरा कंडीशन है, ध्यान देते हैं वापस। हमने क्या बोला था, जो तीन कंडीशंस आने वाली है, हमें ऐसा ग्राफ चाहिए जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। मतलब ऐसे ए के वैल्यूज चाहिए जो फर्स्ट में भी को भी सेटिस्फाई करे, सेकंड को भी सेटिस्फाई करे, एंड थर्ड को भी सेटिस्फाई करे। इस रीजन से हमें तीनों कंडीशंस का कॉमन आंसर चाहिए, इसीलिए हम तीनों जो भी आंसर्स आ रहे हैं उनका इंटरसेक्शन करेंगे। यस, इसीलिए तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो चलिए इंटरसेक्शन करते हैं। पहला पहला क्या आया है हमारे पास? 1 to ∞, मतलब 1 यहाँ होगा, तो 1 to ∞ कुछ ऐसा बन जाएगा। यस। दूसरा क्या है आंसर? क्लोज्ड 1 to ∞, आवाज कट रही है तो बता देना। यस, आवाज कटे तो बता देना। दूसरा सॉल्यूशन हाँ ये सर, है थोड़ी। है ना? थोड़ी सी कटी, बट दिक्कत तो नहीं हुई है ना? नहीं। ओके। ओके ठीक है। और तीसरा क्या है बेटा? -∞ से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी, मतलब -∞ से 1 मतलब क्या? 1 के पीछे, और यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11/9 से इन्फिनिटी। ओके। यस, तो ये, तो मुझे ऐसे आंसर चाहिए जो तीनों में कॉमन हो, मतलब तीनों फ्लूइड्स में है। ऐसे तो मुझे क्या आंसर दिख रहा है? सिंपली यही लोग दिख रहे हैं, ये वाले है ना, ये वाला ही मुझे तीनों फ्लूइड्स में कॉमन दिख रहा है। तो पक्का जो आंसर होगा इसमें, देखो 11/9 ऊपर नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली वो सब में कॉमन नहीं है, तो 11/9 पर भी ओपन ही आएगा। तो 11/9 से इन्फिनिटी, या फिर मैं बोल सकता हूँ ए शुड बी ग्रेटर देन 11/9। इसका आंसर गलत डाला हुआ है ना, मैंने करेक्शन में लिखा भी है। इसका आंसर गलत दिया हुआ है ना, इसका आंसर यही आएगा, ए ग्रेटर देन 11/9। यस, तो डी इज करेक्ट। वहां पर शायद सी या बी आंसर हो गया गलती से। यस। किसी को भी डाउट तो आई कैन रिपीट। यस, एनीवन? क्या किया हमने, मैं एक बार समझा देता हूँ वापस से फिर भी। हमें दिया था तीनों दोनों रूट 3 से बड़े हैं, तो हमें बैड फ्रेंड वाला लॉजिक पता है, तो हमने देखा तीनों रूट 3 से बड़े हैं, तो पहली कंडीशन -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 3, सेकंड d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड थर्ड f(3) ग्रेटर देन 0। तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, और तीनों आंसर्स का जो भी आंसर आया ए का, उसका इंटरसेक्शन ले लिया। बस सिंपल प्रॉब्लम था, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था। हम्म। चैट में क्या चल रहा है? fx डाल के देखेंगे फिर एंड में, हाँ ठीक है। यस। ओके। ओके ओके। ओके जी, बढ़ते हैं आगे। ग्रेट ग्रेट। है ना? तो ये हमारा रिवीजन हो गया होगा, उम्मीद है, लोकेशन रूट्स का, बाकी लोगों के लिए भी। इवन आज जो 27 मई बैच है उनको भी ये प्रॉब्लम कराए थे हमने। यस, मुस्तफ़ा तो है ना अभी भी, या चला गया? ओ, चला गया भाई। ओके। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अल्फा एंड बीटा बी टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। और क्या कह रहा है? इक्वेशन दे रखी है हमें, x² - ax + a - 4 = 0 है इसका, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। और फिर क्या कह रहा है? अल्फा 0 से छोटा है और बीटा 2 से बड़ा है, मतलब एक रूट जो है वो 0 से पीछे है, ठीक, और एक जो रूट है वो 2 से बड़ा है। यानी कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन रहा है। यस, इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? है ना? हम्म। नहीं सर। तो बस अगर ग्राफ सही से बन गया तो अगेन वी विल हैव द सेम लॉजिक, बैड फ्रेंड वाला लॉजिक। तो यहाँ पर -b/2a की पोजीशन से कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ मुझे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर 0 2 मान लो यहाँ आ जाते यहाँ पर, और b/2a यहाँ हो जाता, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती? बिल्कुल होती। या फिर 0 2 माइनस, मान लो -b/2 तो यहाँ पर है, तो अगर 0 2 यहाँ हो जाए तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या फिर 0 2 अगल बगल हो गए, है ना, -b/2 के, तो भी ये ग्राफ तब भी बन जाएगा। यानी कि -b/2 वाली जो लाइन है वो कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं डाल रही है यहाँ पर, जिससे कि रूट्स
एक रूट जीरो से बड़ा हो, एक रूट दो से, एक रूट जीरो से छोटा हो, एक रूट दो से बड़ा हो। इसलिए माइनस बी बाई टू ए वाली कंडीशन लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें किसी को भी डाउट है क्या, क्यों नहीं लिखनी? है ना? ओके। यस, फिर आगे देखते हैं। डी। सर, हमने जो हाँ। केसेस की थी ना हमें, तो वो हम्म। सेकंड केस हो जाएगी ना, ये बेटा वाली, हमने तो जब ये माइनस तो बी बाई टू है करेक्ट। हाँ, सेकंड वाली केस कौन सी? वो एफ ऑफ के वगैरह वाला, एफ ऑफ एफ ऑफ के के नेगेटिव तो इंटू। टाइप थ्री है, टाइप थ्री है वो तो। और उसमें तो एक ही बंदा होता है बस। जीरो लाइज मतलब जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स, ये कंडीशन है उसमें तो। यहाँ तो अभी मुझे दो बातें ध्यान रखनी है बेटा, जीरो और टू। मतलब ऐसा है कि जीरो इंटू दोनों बिटवीन द रूट्स आ रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, यहाँ दो लोग हैं। जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर मान लो कोई के है और वो बिटवीन द रूट्स आ रहा है, तब तो हम सिंपली क्या करते थे, एफ हाँ ऑफ के नेगेटिव करते थे, और हम ये बोलते थे कि अगर अपवर्ड पैराबोला है और के पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो होता है। इसलिए डी को लिखने की जरूरत नहीं होती थी। करेक्ट, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होगा, बट यहाँ दो लोग हैं। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर देखा जाए तो इसमें डी ग्रेटर देन जीरो तो दिख ही रहा है, यस। एंड एफ ऑफ जीरो, जीरो पर भी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। एंड साथ ही साथ एफ ऑफ टू भी ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है, नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन अगेन, अगर जीरो एंड टू दोनों पर ग्राफ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो क्या उसका मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि डी शुड बी पॉजिटिव? है ना? दोनों कहेंगे ये बात तो कि भाई अगर अपवर्ड पैराबोला बना रहे हैं हम और जीरो पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब ऑटोमेटिकली डी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मुझे बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? हाँ जी। यस सर। ओके। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो अगर नेगेटिव है, बस अब कंडीशन लिखना चालू करेंगे। एफ ऑफ जीरो क्या होगा, देखो, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस फोर। और यहाँ से एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? दिस वुड बी जीरो, पुट कर दो भाई, ये भी जीरो ये भी जीरो, क्या बनेगा? ए माइनस फोर। तो ए माइनस फोर शुड बी नेगेटिव, यानी कि यहाँ से कंडीशन आ गई ए लेस देन फोर की। एंड दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एफ ऑफ टू नेगेटिव। एफ ऑफ टू कितना हो रहा है देखो, टू पुट करो यहाँ पर तो बनेगा फोर, माइनस यहाँ टू पुट करेंगे तो माइनस का टू ए, और प्लस का ए माइनस फोर बनेगा। फोर से माइनस फोर कट हो जाएगा। अच्छा, और एफ ऑफ टू क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, माय बैड, है ना? एफ ऑफ टू शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ से माइनस टू ए प्लस ए, यानी कि माइनस ए शुड बी नेगेटिव। दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, ए शुड बी पॉजिटिव। तो दो चीजें होनी चाहिए, ए चार से छोटा होना चाहिए एंड ए जीरो से बड़ा भी होना चाहिए। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये हो रहा है ए जीरो से चार के बीच में होना चाहिए। बताइए, ये मतलब हुआ ना? ए चार से छोटा भी हो, जीरो से बड़ा भी हो, मतलब ए जीरो से चार के बीच में है। और उसने पूछा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं ए की। ध्यान रखना, जीरो पर क्लोज नहीं लगा है, इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। जीरो से चार के बीच में हो सकता है। जीरो से चार के बीच में कितने लोग होंगे, वन टू थ्री, यानी कि कितने आंसर हो गए? तीन इंटीग्रल वैल्यूज हो गई। तीन का कोई ऑप्शन है क्या? यस, डी, मोर देन टू आंसर्स, बिल्कुल। तो डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। बताइए, कोई डाउट? सर ऐसे क्वेश्चंस बी टेस्ट में आ सकते हैं ना? बिल्कुल आ सकते हैं। ये तो कोई मतलब स्टैंडर्ड टाइप का भी नहीं इसमें, bit- मतलब इसमें बुद्धि लगानी थी इसमें। समझ रहे हो ना? मतलब वो हमें बस वो शॉर्टकट याद होना चाहिए, फिर खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि क्या कंडीशन सेट बैठेगी, है ना? यस यस। तो यहाँ पे दोनों फंक्शंस निगेटिव कैसे आएंगे सर? क्योंकि बेटा ये जो ग्राफ है अपवर्ड पैराबोला है, हाँ और एक रूट जीरो से बड़ा है, एक रूट दो, एक रूट जीरो से छोटा है, तो एक रूट दो से बड़ा है। तो क्या जीरो एंड टू पक्का इस इन इन रूट्स के बीच में ही आ रहे हैं? और रूट्स के बीच में हाँ अगर तुम कोई भी नंबर डालोगे तो उसका एफ ऑफ जीरो या एफ ऑफ कुछ भी लोगे, कोई भी एफ ऑफ के जो, अगर के बीच में है, इस इंटरवल में आ रहा है, तो उस केस में तो एफ ऑफ के नेगेटिव ही आएगा ना। तो जीरो पर भी वैल्यू देखो ना, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, टू के करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पर एक्स एक्सिस के नीचे आ रही है ना वैल्यू। अगर वाई हाँ एक्सिस मान लो कहीं भी बनाया, यहाँ हाँ बना लिया हाँ। मान लो मैंने। अच्छा, यहाँ पर तो पता भी है ना, जीरो जीरो के अबाउट बनेगा, एक मिनट। सर आप ये पीडीएफ बाद में सेंड कर दोगे ना? बेटा मैंने लिंक शेयर कर रखा है इसका तो, वन नोट का ही लिंक शेयर कर रखा है ताकि बार बार आपको भी दिक्कत ना आए। ओके।
है ना? आपके पास अगर लिंक नहीं है तो मैं एक बार चैनल पे भेज दूंगा ना, चलेगा? yes। उसको पिन कर दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो वाई एक्सेस यहाँ पर है बेटा। तो डोंट यू थिंक कि जीरो पर ये जो पॉइंट आ रहा है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है? यस। यानी एफ ऑफ जीरो भी नेगेटिव होना चाहिए, और टू पर भी देखो ये जो पॉइंट आ रहा है टू के करस्पॉन्डिंग, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये ही तो कंडीशन बनेगी। ठीक है भी। हाँ सर, क्योंकि सिर्फ डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसीलिए दोनों फंक्शन ही आएंगे ना, उल्टे ही आएंगे। हाँ, तो वही, अगर ये दोनों नेगेटिव आ रहे तो डी एनीवेज पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमने अलग से डी ग्रेटर देन जीरो नहीं निकाला। ठीक है ना? हाँ। हम्म, अभी तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले मैं इसी टाइप के प्रॉब्लम्स निपटा देता हूँ ताकि और समझ में आ जाए। ये तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। एक सबसे लास्ट वाला ले रहा हूँ प्रॉब्लम में अब। अम्म, हम्म, इसको सिंपल ही है बट ठीक है, कर लेते हैं। क्या कह रहा है? कोई इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स है 3x² माइनस 12x प्लस λ/3, और हमें दे रखा है एक रूट, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, लिखा हुआ है उसने क्वेश्चन में। और क्या बोल रखा है? अल्फा तो 1 से 2 है और बीटा 2 से 3 है, यानी कि क्या, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक रूट तो 1 एंड 2 के बीच में है ना? और एक रूट 2 एंड 3 के बीच में है। यानी कि ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, है ना? इसमें किसी को भी डाउट है तो बता दो। ग्राफ ये बन रहा होगा, है ना? हाँ ऐसे हम्म। बनेगा। ओके। अगर ये ग्राफ बन रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, एक तो पहली बात, इस वाले ग्राफ में f(1) पॉजिटिव है ना? और दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में है, मतलब f(2) को नेगेटिव भी होना पड़ेगा, है ना? क्योंकि 2 पर तो रूट नहीं आएगा, 2 के आगे रूट आएगा। तो अगेन 2 पर वैल्यू फिर से नेगेटिव आएगी ग्राफ की। तो f(1) पॉजिटिव होना चाहिए, एंड f(2) नेगेटिव होना चाहिए, एंड f(3) क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। मैंने फ्रेंड वाली ओके। कंडीशन पहले लिख ली, यस। अब अगर किसी के मन में डाउट आ रहा है सर इसके अलावा और कुछ होना चाहिए, तो पहले देख लेते हैं। बैड फ्रेंड, तो फ्रेंड तो मैंने निपटा लिया अपना। अच्छा, डी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक बंदा नेगेटिव आ रहा है। तो अगर एक बंदे पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो डी एनीवेज पॉजिटिव होगा, चलो इसके बारे में भी नहीं सोचना। अब इसकी बात हाँ कर ले, -b/2a की। तो भाई -b/2a मतलब, अगर तुमने 2 पर वैल्यू नेगेटिव कर दी, 1 पर पॉजिटिव कर दी और 3 पर पॉजिटिव कर दी, तो डोंट यू थिंक, एक तो माइनस, अगर 1 पर पॉजिटिव किए, 3 पर पॉजिटिव किए, 2 पर नेगेटिव किए, तो क्या ऑटोमेटिकली -b/2a 1 और 3 के बीच में आएगा? सोचो। अगर मैं तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक दूं, कोई, मैंने तुम्हें इतना बोला कि देखो, 1 पर पॉजिटिव बनानी है वैल्यू, 3 पर भी पॉजिटिव बनानी है, और 2 पर नेगेटिव वैल्यू बनानी है। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये कंडीशन लिख दी तो क्या पक्का बीच में ही कहीं पर वर्टेक्स आ रहा होगा? सोचो, ग्राफ ऐसे नीचे जाके ऊपर आ रहा होगा, ऐसे करके कुछ तो। और जैसे ही 1 से 3 के बीच में ऊपर नीचे हो रहा होगा ग्राफ, तो पक्का 1 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं तो वर्टेक्स आ ही गया होगा। तो मुझे जबरदस्ती ये कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं कि -b/2 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। ये बात समझिए क्या? मृण्मयी, क्लियर हुआ आपको? और बाकी लोग भी? हाँ क्योंकि, सर सब। हाँ सर। है ना, तो हमें जबरदस्ती मतलब -b/2 के बारे में भी नहीं सोचना। ऑलरेडी ये तीनों कंडीशंस टेक केयर कर रही है इस चीज का, कि भैया -b/2 भी 1 और 3 के बीच में होगा। मतलब ये भी नहीं सोचना, मतलब अगर मैंने ये इंश्योर कर लिया, तो तुम ही सोच के देखो ना, अगर 1 पर पॉजिटिव बनाना है, 2 पर नेगेटिव बनाना है, 3 पर पॉजिटिव बनाना है, तो जब 1 पर पॉजिटिव और 2 पर नेगेटिव होगा तो बीच में 1 और 2 के बीच में एक रूट आएगा। और जब 2 पर वैल्यू नेगेटिव है, 3 पर पॉजिटिव है, तो पक्का बीच में फिर से कहीं पर रूट आ रहा होगा। यानी कि एक रूट 1 से 2 के बीच में आ जाएगा पक्का, और 2 से 3 के बीच में भी आ जाएगा। तो इतनी कंडीशन एनफ है, बस हमें ये तीन कंडीशंस लगानी है। तो लेट्स सी, हमारे पास लिख देते हैं, f(x) ऑलरेडी पता है। f(x) ये है ना? यस, तो f(1) क्या हो जाएगा? f(1) वुड बी, 1 पुट करते हैं, ये होगा 3 - 12 प्लस λ/3। और ये हमें करना है ग्रेटर देन 0, है ना? ठीक है, तो यहाँ से आएगा -9 प्लस λ/3 ग्रेटर देन 0, यानी कि λ/3 ग्रेटर देन 9।
यानी कि लैम्डा आ गया ग्रेटर देन 27। एक तो ये कंडीशन है। अच्छा, f(1) इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? यस, f(1) इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता, क्योंकि रूट 1 से 2 के बीच में, मतलब मैंने एकदम सही लिखा है, लैम्डा ग्रेटर देन 27 ही होगा। मतलब उसी लॉजिक से फिर मैं बोल सकता हूँ, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, मतलब लैम्डा ग्रेटर देन 27 ही आएगा, कंफर्म है ना? अच्छा, फिर f(2) पे चलते हैं। f(2) शुड बी नेगेटिव। f(2) क्या होगा? ये रहा f(x) ऊपर, ये रहा। इसमें x को 2 डालिए, तो 2 डालोगे तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, फिर 12 2 ज़ा 24 प्लस λ/3, दिस शुड बी। अच्छा, f(2) क्या होना चाहिए? नेगेटिव लिखा है ना मैंने, देखो। यस, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ओके। यहाँ पर क्या बनेगा? -12 प्लस λ/3 नेगेटिव, यहाँ से λ/3 लेस देन 12, यहाँ से लैम्डा आ गया लेस देन 36, ओके। लैम्डा लेस देन 36 आ गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी कंडीशन, f(3) पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। f(3), एक्स को 3 डालना है, मतलब किस में? ऊपर जो लिखा है, एक्स को 3 डालिए। एक्स 3² × 3 27 होगा। फिर एक्स को 3 डालेंगे तो 36 आएगा। फिर प्लस का λ/3, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का λ/3, और f(3) भी अगेन देख लो, पॉजिटिव रखना था, बिल्कुल 3 पर वैल्यू पॉजिटिव रखनी थी, ओके। 27 - 36 कितना होता है? 7, और माइनस का 9 होता है ना? सही लिखा है मैंने, है ना? ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद ये ग्रेटर देन 0, यहाँ से आया सेम, λ/3 ग्रेटर देन 9, यहाँ से फिर से आ गया लैम्डा ग्रेटर देन 27। तो मुझे ऐसे वैल्यूज ऑफ लैम्डा चाहिए जो जिस पे f(1) भी ग्रेटर देन 0 हो, एंड f(2) ग्रेटर लेस देन 0, एंड f(3) ग्रेटर देन 0, तभी तो ये डायग्राम बनेगा। तीनों चीजें चाहिए, मतलब ऐसे। इन यानी ये जो आंसर आ रहा है, इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो क्लियरली देखो, ये कह रहा है लैम्डा 27 से बड़ा होना चाहिए, ओके। ये कह रहा है लैम्डा 36 से छोटा भी होना चाहिए, मतलब लैम्डा शुड बी बिटवीन 27 to 36, और ये तो सेम ही बात रिपीट कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लैम्डा कहाँ से कहाँ तक आ गया? 27 to 36। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पहला तरीका है, कुछ लोग ये कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे बैठ के 28 से लेकर 35 तक जाना है मुझे, क्योंकि उसने क्या पूछा है हमें? देखो, क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या होंगी। तो 27 तो नहीं हो सकती, इक्वल टू 27 तो नहीं लगा। तो सबसे पहली इंटीग्रल वैल्यू 28 आएगी, फिर लास्ट में 35 आएगी, क्योंकि 36 नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बैठ के कैलकुलेट किया होगा आंसर, और उनका आंसर 8 आया होगा। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, है ना? इस तरीके से 8 आंसर्स आ गए होंगे। एक और तरीका होता है कि अगर आपके पास कहीं पर भी ए से बी लोग निकालने हैं, आपको ध्यान रखना, लेकिन इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। मतलब मान लो, सपोज मुझे बेटा आंसर निकालना है कि 2 से लेकर, है ना, 2 से लेकर 4 तक कितने लोग होंगे ना? क्लोज लगा देता हूँ मैं पहले। मैं अगर तुम्हें बोलूं, जैसे यहाँ पर मुझे पता था कि मुझे 28 से लेकर 35 तक आंसर निकालना है, तो अगर टोटल कितने लोग होते हैं? b - a+1। आप सीधा ऐसा निकाल सकते हो, अगर आपको 28 से 35 तक लोग चाहिए, और आपको 28 को भी रखना है और 35 को भी रखना है उसमें, तो क्या आंसर होगा? तो टोटल लोग कितने आएंगे? 35 - 28+1। और देखिए, ये 8 आ जाता है। वैसा क्यों होता है? अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1 से लेकर 3 तक कितने लोग हैं, तो तुम क्या बोलोगे? 1 2 3, 3 लोग हैं भाई। बिल्कुल। और अगर आप 3 - 1+1 करोगे, ये होता है b - a+1। ये लॉजिक चलता है बेटा, कि अगर आपको ए से बी तक जाना है इंक्लूडिंग ए एंड बी, तो आप क्या आंसर होता है आपके पास नंबर ऑफ इंटीजर्स का? b - a+1। तो देखो यहाँ पर क्या 3 - 1+1 3 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 से 6 तक कितने लोग होते हैं, खुद देख लो। 2 2 3 4 5 6, 5 लोग होते हैं, बिल्कुल। और आप ऐसे भी निकालोगे 6 - 2+1, तो भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। यस, तो आप ये लॉजिक याद रख सकते हो। यहाँ तो छोटे नंबर्स थे, अगर मान लो ज्यादा नंबर्स होंगे तो बैठ के कब तक मैन्युअली कैलकुलेट करोगे? इसलिए यू कैन रिमेम्बर, और अपने नोट्स में भी लिख लेना। इफ वी नीड टू फाइंड इफ वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स बिटवीन a to b, ब्रैकेट जिसमें मुझे ए और बी को भी जोड़ना है ना, तभी तो सेंस बनेगा। मैं यहाँ पर 2 को भी रख रहा हूँ और चाहे 6 को भी रख रहा था ऊपर वाले डिस्कशन में,
इंक्लूडिंग ए एंड बी, देन नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आते हैं बिटवीन देम, है ना, वो कितने आते हैं, b - a + 1। ये बात याद रखनी है। यस, एक तो ये तरीका है इसको करने का, बताइए इसमें डाउट है क्या? सर इनइक्वालिटी के साइन लगाने में गड़बड़ होती है, ठीक है, हम आफ्टर दी सेशन बात करते हैं इस पे। यस, है ना। देखो ये क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई करते ना एक बार तो आपको और अच्छा लगता, है ना। यस, तो मजा आता, तो उम्मीद है आगे से आप करना प्लीज, है ना, तभी बहुत ही सुकून मिलेगा, क्योंकि अभी मैं मेथड नंबर 2 बताऊंगा तो मजे ही आ जाएंगे आपको। ये एक अलग ही डायमेंशन देगा इस प्रॉब्लम को, और वो भी हम देखते हैं, है ना। यस, तो क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, इसका एक रूट तो 1 से 2 के बीच में है, और एक रूट 2 से 3 के बीच में है। ओके, मैं लिख देता हूँ, हमें क्या पता है, 3x² - 12x प्लस क्या है, λ/3 है ना, λ/3 = 0 है बेटा, और इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा 1 से 2 के बीच में आना चाहिए, एंड बीटा 2 से 3 के बीच में आना चाहिए। अच्छा, अच्छा, मैं ये अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ क्या यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा? यस, 4 आएगा, करेक्ट, -b/a। यस, तो -12 12/3, ये तो मस्त अपना अल्फा प्लस बीटा तो 4 आ गया। ओके, एंड अगर मैं अल्फा बीटा निकालूं तो अल्फा बीटा कितना आएगा बेटा, c/a, यानी कि λ/9, यानी कि λ/9। ओके, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा 4 है, तो क्या यहाँ से बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ सकती है? बिल्कुल, 4 - अल्फा, यानी कि मुझे पता है अल्फा इंटू 4 - अल्फा की वैल्यू कितनी बन रही है, λ/9। सही है। अच्छा, और अल्फा कहाँ से कहाँ तक था दिया हुआ था उसने, अल्फा ऑल्सो वी नीड टू रिमेम्बर अल्फा शुड बी बिटवीन 1 to 2 ओपन, 1 to 2 ओपन। हम्म, ओके, यानी कि 4 अल्फा, है ना, अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 अल्फा -अल्फा² की वैल्यू आ गई λ/9। अच्छा, एक और चीज, अगर मुझे लैम्डा में λ/9 देखना है कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक क्वाड्रेटिक इन अल्फा है, ये जो दिख रहा है हमें एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में, ये क्वाड्रेटिक इन अल्फा है, और अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इन अल्फा का ग्राफ बनाऊं, तो देखो इस ये जो क्वाड्रेटिक है, एफ ऑफ अल्फा को अगर आप देखो, ये है 4 अल्फा - अल्फा²। इसमें अगर मैंने अल्फा कॉमन ले लिया तो अल्फा इंटू 4 - अल्फा बनेगा, यानी इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आते हैं, 0 और 4। ठीक है, 0 और 4 आते हैं, और ये -अल्फा² है, मतलब ए नेगेटिव है इसका, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है ना। अच्छा, याद रखना हमें, बट हमें पता है कि अल्फा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से 2, मतलब हमारे डिस्कशन में जो अल्फा की वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में ही आनी चाहिए। अच्छा, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि जो वर्टेक्स होगा वो एकदम वो सिमेट्रिक होता है ना, ग्राफ हमारे पास जो ग्राफ होता है पैराबोला का, वो सिमेट्रिक अबाउट दी वर्टेक्स होता है, यानी कि ग्राफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या वो एकदम बीचों बीच में वर्टेक्स आ रहा होगा 0 और 4 के बीच में, लेकिन बीचों बीच 0 और 4 के क्या 2 होता है ना। हाँ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 2 पर आनी चाहिए इस ग्राफ में। बिल्कुल, अच्छा, 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है बाय द वे, 2 पर कितनी वैल्यू आ रही है किसकी, इस ग्राफ की कितनी वैल्यू आ रही है देखो, इस ग्राफ में अगर मैं अल्फा को 2 डालूं तो f(2) कितना आता है देखो, 4 × 2 - 2², यानी कि 8 - 4, यानी कि 4 आ रही है, ओ भाई, 2 पर वैल्यू 4 आ रही है। अच्छा, और ये भी याद रखना है हमें,
अल्फा हमें कहाँ से कहाँ तक रखना है, 1 से 2, तो 1 से 2 रखना है। ओके, 1 होगा यहाँ कहीं। अच्छा, तो 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है एक बार देखें। 1 रखते हैं एक बार, f(1) रखोगे तो कितना आएगा देखो। 4 × 1 - 1 स्क्वायर, यानी कि 4 - 1, यानी कि 1 पर वैल्यू आ रही है 3। 1 पर वैल्यू आ रही है 3, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ, व्हेन, जब मैं अल्फा को 1 से 2 रखूंगा, तो जो 4 अल्फा - अल्फा स्क्वायर है, f(अल्फा), वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो 3 से 4 जा रहा है। सही है। तो लेकिन 4 अल्फा - अल्फा स्क्वायर किसके बराबर था बेटा, λ/9 के बराबर। यानी कि जब अल्फा 1 से 2 जाएगा तो ये एक्सप्रेशन जा रहा है 3 से 4। तो अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए इस आंसर के, तो 4 अल्फा - अल्फा स्क्वायर तो λ/9 के बराबर होता है, यानी कि λ/9 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 3 से 4 के बीच में, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर आप, मतलब इसको ऐसे लिख लो प्यार से, 3 से 4 के बीच में आना चाहिए, मतलब λ/9 ऐसे दिखना चाहिए, 3 से 4 के बीच में। अब इस पूरी इनइक्वालिटी को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरी इनइक्वालिटी को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 27, यहाँ लैम्डा और यहाँ 36। क्या वही आंसर आ गया, λ 27 से 36 वाला जो पहले आया था। देखो, पहले भी आंसर सेम ही आया था, यस। तो ये एक अलग ही डायमेंशन है प्रॉब्लम करने का। इसमें हमने क्या किया, रिपीटिंग, ये क्वाड्रेटिक थी, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा थे, तो अल्फा प्लस बीटा 4 है, तो वहां से बीटा की वैल्यू निकाली 4 - अल्फा, है ना, क्योंकि ये देखो b - b/a है ना, 12/3 किया था, ठीक। अल्फा बीटा कितना है, λ/3/3, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू λ/9 है। बीटा को मैंने 4 - अल्फा यहाँ पुट किया, तो मेरे पास λ/9 की वैल्यू आ गई अल्फा × 4 - अल्फा, यानी कि 4 अल्फा - अल्फा स्क्वायर। और मुझे ये भी पता था अल्फा क्या दिया हुआ है सवाल में, 1 से 2। तो मैंने बस इतना समझा कि ये एक्सप्रेशन जो भी 1 से 2 में रेंज दे रहा होगा, इस 4 अल्फा - अल्फा स्क्वायर जो भी चल रहा होगा 1 से 2, जब अल्फा 1 से 2 जाता है, वो ही λ/9 की रेंज हो रही होगी, है ना। यस, तो अल्फा जब 1 से 2 जा रहा था, तो 4 अल्फा - अल्फा स्क्वायर की रेंज आई सॉल्व करके 2 पर मैक्सिमम आ रहा था, उसकी रेंज आई 3 से 4, यानी कि λ/9 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 3 से 4। वहां से लैम्डा की वैल्यू निकल गई 27 से 36। यस, ये एक अलग ही डायमेंशन है इस प्रॉब्लम का। यस, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। यस, किसी को डाउट है इसमें। ओके, ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। हम्म अब हम आ जाते हैं वापस, है ना, उल्टी गिनती करते हैं अब। 3 क्वेश्चंस तो हमारे हो गए हैं बढ़िया वाले। अब आते हैं एक अलग टाइप की प्रॉब्लम्स पे। यस, ये वाला, किसी से भी बनाए सवाल, एनीवन। हम्म ओके, क्या दिया हुआ है, अल्फा रूट है इस इक्वेशन का। ओके, और हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 6 टाइम्स -अल्फा क्यूब +2 अल्फा स्क्वायर -अल्फा अपॉन अल्फा की पावर 5 -3 अल्फा की पावर 4 +3 अल्फा क्यूब -अल्फा स्क्वायर। यार पहले तो कोई भी समझदार इंसान करेगा कोशिश की, यार जितना कॉमन आ सकता है उतना कॉमन ले लो। ऊपर अल्फा कॉमन आ रहा है, मुझे तो माइनस भी पसंद नहीं आ रहा, तो बेटा मैं -6 अल्फा कॉमन, मतलब -अल्फा कॉमन ले रहा हूँ इस तरीके से। अगर आप -अल्फा कॉमन लोगे तो देखो, यहाँ अल्फा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर -2 अल्फा बचेगा, और यहाँ पर +1 बचेगा। ठीक है। ओके, नीचे चलते हैं, नीचे क्या कॉमन आ रहा है, एनीवन, क्या कॉमन आ रहा है नीचे, नीचे क्या अल्फा कॉमन आ रहा है, बिल्कुल अल्फा अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यस यस। अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर +3 अल्फा, बस पावर दो दो घटा रहा हूँ मैं सबके ना, हाँ। और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ओके। हम्म ऊपर कुछ और सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है क्या किसी को, न्यूमरेटर में, एनीवन, कुछ है क्या, ये अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +1 क्या होता है ये। अल्फा प्लस अल्फा -1 होल स्क्वायर, अल्फा माइनस।
बिल्कुल, ये हो गया अल्फा माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अल्फा स्क्वायर चल रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, मतलब अल्फा माइनस वन के फैक्टर बन रहे हैं, एक बार चेक करो क्या इधर अल्फा को वन डाल के जीरो आ रहा है क्या, देखो। अगर मैं अल्फा को वन डालूंगा तो वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन बनेगा, ओहो। अल्फा को वन डालने पर जीरो आ रहा है, करेक्ट। है। अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या, इसमें कोई ना, अगर अल्फा को वन डालने पर यहाँ पर जीरो आ रहा है, मतलब एक फैक्टर अल्फा माइनस वन का होगा क्या, फॉर श्योर। जीरो। नहीं, हम्म। वन। सर ये मतलब अल्फा माइनस वन का होल क्यूब होगा ना। क्या बात है, बिल्कुल, अगर ये देख लिया तो बहुत ही बढ़िया। अ- अब देखो, यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप नहीं के नहीं। लोग होते हैं एक नहीं, सही बोला है तूने। एक टाइप के वो लोग होते हैं जिनको दिख जाता है कि ये अल्फा माइनस वन का होल क्यूब है ना, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, और फिर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, है ना, दिख जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ अब जिनको नहीं दिखा, बट उनको ये दिख सकता है शायद, क्या कि यार ऊपर अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे मैं अल्फा को वन पुट कर रहा है या पुट कर रही हूँ, तो देखो वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन, ये तो भाई अल्फा को वन डालने पर जीरो आ रहा है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, पक्का अल्फा माइनस वन होगा। और अगर एक फैक्टर अल्फा माइनस वन होगा तो क्या मैं बाकी के फैक्टर्स निकाल सकता हूँ सीधा डिवाइड करके, है ना। बिल्कुल, तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जिनको नहीं दिखता है। इवन जिनको दिख भी गया क्यूब, क्या पता है किसी क्वेश्चन में क्यूबिक नहीं बैठे, तो ये लॉजिक कभी ना कभी काम आ सकता है आपके, है ना। आपको एक रूट क्या दिख गया ना, वन दिख गया, तो आप सीधा क्या करो, इसका फैक्टर होगा अल्फा माइनस वन, क्योंकि अगर रूट वन है तो फैक्टर अल्फा माइनस वन होगा, तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, तो आप जब सर डिवाइड करोगे। हाँ बोलो बेटा। सर सॉरी, पर आप ये लॉजिक फिर से एक बार बता सकते बेटा मैंने बोला यहाँ पर ऊपर तो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब फैक्टर क्या चल हैं? रहा है हाँ ऊपर, अल्फा माइनस वन का, मतलब रूट वन है एक तरीके से ऊपर में। अच्छा, आप यहाँ अगर देखोगे, यहाँ पर अल्फा को वन डालो यहाँ पर, तो वन डालने पर देखो अल्फा को ये एक्सप्रेशन जीरो बन रहा है, देख लो। हाँ अगर वन डालने पर एक्सप्रेशन जीरो हाँ बन रहा सर। है, मतलब इसका एक रूट वन है। हाँ तो अल्फा और- माइनस वन ऐसे। तो एक फैक्टर अल्फा माइनस वन का होगा, है ना, हाँ ये कह रहे हो। ओके। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक पता चल गया एक रूट अल्फा माइनस वन है, एक फैक्टर अल्फा माइनस वन है, तो बाकी फैक्टर्स तो हम डिवाइड करके निकाल ही सकते हैं, है ना, ये कह रहे हो। ओके, तो मैं जब निकालूंगा बेटा, तो इस तरीके से सॉल्व कर लूंगा, सॉल्व करूंगा तो देख लो आप, माइनस टू आएगा, है ना, माइनस टू अल्फा आएगा यहाँ पे, ओके। तो माइनस टू अल्फा स्क्वायर प्लस का टू अल्फा, है ना, इसके बाद मैं माइनस कर दूंगा अगेन, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, अल्फा आ जाएगा यहाँ माइनस वन फिर प्लस वन। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बट आप समझ जाओगे, ठीक है यार, वो कट के रिमाइंडर तो जीरो आएगा। और अभी दिख रहा है आपको ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इन डिविजर इनटू कोशेंट, लेकिन ये कोशेंट दिख रहे हो आप, अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर ये, बिल्कुल, यानी कि ये क्या लिखा हुआ था, अल्फा माइनस वन इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंटू दिस, यानी कि ये और कुछ नहीं, बिल्कुल अल्फा माइनस वन का होल क्यूब ही था। ऑब्वियसली ज्यादा वाइज डिसीजन ये था कि आपको सीधा ही दिख जाता, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिखेगा तो भी आप यहाँ पर पहुंच पाओगे। ये सबको समझ में आ गया क्या यहाँ तक, हाँ सर। है ना। ओके, अब देखो अल्फा से एक तो अल्फा स्क्वायर कट हो रहा है, और अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर कितने पावर्स को कट करेगा, तीन में से दो पावर्स उड़ जाएंगे, एक पावर बचेगी, है ना, दो नीचे तीन पावर ऊपर दो पावर, तो ओवरऑल एक पावर नीचे बचेगी, यानी कि यहां पर हमारे पास आएगा माइनस सिक्स अपॉन अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन। अच्छा ये आया, ओके। अब मुझे इतना तो पता है कि ये अभी तक तो मैंने इस चीज का यूज ही नहीं किया है कि इस इक्वेशन का रूट अल्फा है ना, ये तो मैंने यूज ही नहीं किया बिल्कुल भी, मतलब मुझे पता है कि अगर इसका इस इक्वेशन का रूट अल्फा है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस टू जीरो है। वेट अ मिनट, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू पता है मुझे, और यहाँ पर क्या आपको अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा दिख रहा है क्वेश्चन में, हाँ सर। देखो। यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू तो भाई माइनस टू है। ओहो, मतलब बन गया सवाल। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस टू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री, ऐसा कुछ। इसके बाद सर इनिशियल दो स्टेप्स आप एक बार फिर से बताना। बता रहा हूँ बेटा। हम्म
इनिशियल दो स्टेप्स बेटा, मैंने पहले अल्फा कॉमन लिया न्यूमरेटर से और हाँ तो डिनोमिनेटर से सिर्फ अल्फा कॉमन स्क्वायर लिया ही कॉमन ना लिया। आपने, इतना ही हाँ कॉमन बस, लिया। हाँ। जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लेता, मतलब कोई भी इंसान यही करता सबसे पहले ना। कोशिश करते हैं हम सिंप्लीफाई करने की, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जो कॉमन आ रहा है वो ले लिया। कॉमन आते लेते ही दिखने लग गया है तो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर है। और जैसे ही न्यूमरेटर अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर दिखा वैसे ही दिमाग चमका, अरे भाई क्या पता डिनोमिनेटर में भी अल्फा माइनस वन का फैक्टर आ रहा हो, यानी कि हो सकता है अल्फा इक्वल टू वन पुट करने पे जीरो आ रहा हो। चेक किया तो अल्फा को वन डालने पे जीरो आ रहा था, तो फिर मैंने डिनोमिनेटर को अल्फा माइनस वन से डिवाइड करके पूरे बाकी बचा हुआ फैक्टर निकाल लिया और पता चला पूरा ही वो अल्फा माइनस वन का क्यूब बन गया, है ना, और सॉल्व कर लिया। हाँ सर। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं अगले सवाल पे। ये किसी से भी बना है क्या? सर मेरा ना यहाँ पर एक थोड़ा पीसी भी आएगा क्या आंसर? सी माइनस ही तो आएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं आएगा बेटा। एक बार देख लेते हैं करके, है ना। अच्छा, हाँ। ये तो सबको क्लियर हो रहा है, ए नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। सेकंड, आपको पता होगा शायद मैंने बताया भी था, जीरो पुट करने पर क्या सी बनता है, देखो एक्स को जीरो पुट करने पर क्या आती है, वाई की वैल्यू सी। तो जीरो पुट करने पे सी वैल्यू आती है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इस पॉइंट के, 0, और क्लियरली दिख रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, ये ऊपर है, यानी सी इज ग्रेटर देन जीरो। इससे में किसी को भी डाउट है तो बता सकते हैं, है ना। ओके, तो दो चीजें तो बहुत जल्दी निकलेगी। जो तीसरी चीज होती है, हमने बी को हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए भी हैं, और उसमें मैंने पूछा था कि साइन ऑफ बी बताओ। तो साइन ऑफ बी निकालने का तरीका क्या होता है ना, साइन ऑफ बी निकालने का तरीका होता है बेटा, ये जो वर्टेक्स दिख रहा है आपको, है ना, थोड़ा, ये जो वर्टेक्स दिख रहा है हमें, वर्टेक्स किधर दिख रहा है यार, वर्टेक्स दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज माइनस बी बाई टू है। क्या क्लियरली दिख रहा है माइनस बी बाई टू है, और मतलब जीरो के पीछे है, यानी कि ये जो माइनस बी बाई टू है दिख रहा है ये नेगेटिव है, इसमें किसी को भी डाउट हो तो बताओ। माइनस बी बाई टू नेगेटिव दिख रहा है। हम्म। ओके, ठीक है। तो माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों। जिसको इनइक्वालिटी में डाउट होता था बेटा, देखना ध्यान से, मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस वन कर रहा हूँ। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है ना। मल्टीप्लाई या डिवाइड या क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस डिवाइड, जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर से करता हूँ तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। और अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस डिवाइड करता हूँ तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी सेम रहता है ना। और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता हूं मैं चीजों का अगल बगल इनइक्वालिटी में, तो कुछ भी चेंज नहीं होता, चाहे आप प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये आधा रूल तो मैंने आपको बता ही दिए, है ना। इस तो बी बाई टू है ग्रेटर देन जीरो है, ओके। लेकिन आप देखो ए क्या है, निगेटिव है। तो अगर मैंने, और ए नेगेटिव मतलब टू इंटू ए भी नेगेटिव होगा, तो अगर टू इंटू ए को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या एक नेगेटिव क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यस, यानी कि फिर से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। और इससे हमें पता चल जाएगा कि बी क्या है, नेगेटिव है। इसमें किसी को भी डाउट हो तो बता दीजिए, बी नेगेटिव कैसे आया, है ना। ओके, अगर यहां तक समझ में आ गया तो कहानी खत्म हो चुकी है। क्यों? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, साइन ऑफ, पहले देखो इनमें से कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव है ये पूछ रहा है। अब बी माइनस सी को देखो, बी क्या है, नेगेटिव, ठीक है, और सी क्या है, पॉजिटिव। तो बेटा ये तो बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस लगा है, तो दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव 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 मिलकर क्या बनाएगी, नेगेटिव बनाएगी ना। यानी कि बी माइनस सी तो नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि बी खुद नेगेटिव सी पॉजिटिव है लेकिन वो घट रहा है, तो क्वांटिटी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी फॉर श्योर। इस तरीके से करने थे। अच्छा, फिर अब दूसरा है बी इंटू सी, तो बेटा बी क्या है, बी नेगेटिव है अभी निकाला, सी क्या है, पॉजिटिव है, तो बेटा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव ही आएगा ना। ढूंढ में ही कैसे आया आपका ऑप्शन नंबर बी। हाँ सर, मैंने वो बाय कोऑर्डिनेट ले लिया गलती से। हम्म। मतलब मैंने अच्छे से ये नहीं किया वर्टेक्स को। आपने बी गलत निकाला है क्या?
हाँ, बी गलत निकला, मतलब मैंने ना, ये वर्टेक्स है तो ये वर्टेक्स तो पॉजिटिव में ही है, तो उसका -b/2 ये हो जाएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट है वो मैंने आपने ये वाई सोचा। कोऑर्डिनेट ले लिया गलती से। हम्म। हाँ वही। ओके। फिर अगला ऑप्शन है C-A। तो बेटा सी क्या है? पॉजिटिव। और ए नेगेटिव है, लेकिन उसमें माइनस लग गया, तो माइनस ऑफ माइनस, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। यस, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ए इंटू बी स्क्वायर ए क्या है? नेगेटिव। बी क्या है? नेगेटिव का स्क्वायर। तो ये नेगेटिव का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव बन गया, लेकिन एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाइड है तो नेगेटिव ही आएगा, यानी कि ये भी नहीं चलेगा। है ना? तो ठीक है, ठीक ठाक सवाल था ये, है ना? तो यस। ओके। हम्म। आगे बढ़ते हैं। यस। अगेन चुन्नू सा सवाल देख लेते हैं अगला। यस, इसमें क्या कह रहा है? एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो क्या बोल रहा है हमें? जो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा है। एक ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल रियल एक्स। यानी कि उसका ग्राफ या तो हर एक एक्स पे पॉजिटिव होगा, या फिर हर एक एक्स पे क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब क्या यही दो ग्राफ पॉसिबल है उसके लिए? बताओ। है यस ना? सर। लेकिन उसने साथ में एक और चीज दी है, क्या? कि f(2) जीरो है, मतलब 2 पर वैल्यू जीरो आ रही है, तो फिर ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इसमें तो हर एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। तो कंफर्म है कि 2 यहां हो रहा होगा उसका। है ना? मतलब अगर हमेशा उसे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहना है, तो वो एक्स एक्सिस के नीचे तो नहीं जा सकता। मतलब कंफर्म हो गया, उसका डी जीरो होना चाहिए। उसका अगर डी जीरो होना चाहिए, तो क्या उसके रिपीटेड रूट्स होंगे? है ना? बिल्कुल। और आपको पता होना हाँ चाहिए कि अगर एक क्वाड्रेटिक होती है उसको हम क्या लिखते हैं? ए टाइम्स, याद है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये लिखते हैं हम। हाँ सर। इसके तो दोनों ही रूट्स क्या हैं? 2। तो x-2 इंटू x-2 आएगा। यानी कि मुझे यहां से क्या पता चल गया? हमें यहां से पता चल गया y की वैल्यू क्या होगी? a टाइम्स x-2 का होल स्क्वायर। है ना? ये पता चल गया। ओके। अच्छा, साथ ही साथ तो मैंने f(2) इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन का तो यूज कर लिया है, ये बताने के लिए कि दोनों रूट्स 2 होंगे। फिर दूसरी कंडीशन भी दे रखी है, 4 डालने पर क्या आता है? 12 आता है। ओहो, मतलब एट x = 4, y कितना आता है? 12 आता है। मतलब 12 क्या हो जाएगा? एक्स को 4 डालो, तो 4-2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 12 = 4 - 2, 2 होता है, 2 स्क्वायर 4, 4 है। ओके, ए की वैल्यू आ गई 3। ए की वैल्यू 3 आ गई। ओहो, मतलब मुझे क्या क्वाड्रेटिक ही पता चल गई पूरी पूरी? बिल्कुल, अब मुझे ए की वैल्यू भी पता है। यस। तो ये वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। फिर वो क्या कह रहा है? f(6) बताइए। मतलब इसमें x को 6 डाल दो, पता चल जाएगा y कितना आ रहा है। तो 6 डालिए यहाँ पर, 6-2 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 3 × 4 स्क्वायर, यानी कि 48 आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन चुलबुला क्वेश्चन था, है ना? यस, छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है हर एक एक्स पे, मेन बात तो यही थी। और 2 पर वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब फिर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनाना है और 2 पर वैल्यू जीरो करनी है, मतलब एक्स एक्सिस टच कर रहा होगा, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स 2 होंगे। ये मेन बात थी। उसके बाद उसी की मदद से हमने वाई को क्या लिख दिया? x-अल्फा इंटू x-बीटा इंटू ए वाले कंडीशन से ए टाइम्स x-2 का स्क्वायर। एक्स को 4 डाला तो पता था वाई 12 आएगा, वहां से एक ही वैल्यू निकाल ली। उससे मुझे पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल गया। बस उसके बाद 6 पर क्या वैल्यू आ रही थी ये पूछा, आंसर आ गया। बताइए, कोई डाउट है इसमें? हम्म। ओके, बढ़ते हैं आगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हम्म 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 ये पेस सही लग रहा है ना? मैं पेस इस तरीके से इसलिए चाह रहा हूँ ताकि किसी का भी समय बर्बाद ना हो। है ना? उम्मीद है फायदा ही हो रहा होगा इससे। है ना? हाँ। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है?
हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और हमसे बहुत कुछ लिखा हुआ है उसने, और उसकी वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो मैंने जो बोला है कि पहले तो कॉमन लेके देखो कि क्या बन सकता है इसमें, मैक्सिमम क्या कॉमन आएगा, कोई मुझे बताएगा न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है? अल्फा। क्या सिर्फ अल्फा अल्फा? बीटा। अल्फा बीटा कॉमन आएगा ना? यस, मैक्सिमम हाँ तो हाँ, वही अल्फा कॉमन आएगा। बीटा। यस, तो जब आप अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो पहला क्या बनेगा? देखो अल्फा कॉमन आ गया, बीटा की एक पावर कम हो जाएगी, 2015 बन जाएगा। प्लस दूसरे में अल्फा कॉमन लोगे तो एक पावर कम हो जाएगी, 2016 आएगा, और बीटा गायब हो जाएगा, ठीक। फिर अल्फा बीटा तीसरे टर्म से कॉमन लोगे तो अल्फा गायब और बीटा की एक पावर कम, यानी कि 2017, ठीक है। थोड़ा सुंदर तो लग रहा है एटलीस्ट, अब है ना? कुछ हो या ना हो, अब थोड़ा क्वेश्चन सुंदर लग रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन में अगर न्यूटन्स फॉर्मूला लगने वाला होता, तब तो हमारे पास ऐसे टर्म्स होते अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन जैसे, बट वैसे तो नहीं हो रहे, है ना? वैसे तो बिल्कुल नहीं हो रहे। अच्छा, लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर लिखा है 5 3 -3 1, यहाँ पर भी 5 3 1 लिखा है। कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। कुछ ना कुछ तो होने वाला है। यस, हाँ एनीवन कैसे करेंगे फिर इसको? किसी ने किया? सर 5 की पावर 5 बीटा और बीटा रेस टू 2017 को साथ में लेके 2015 कॉमन ले लेंगे, हम्म। तो फिर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। 5 बीटा स्क्वायर प्लस 1 आएगा, फिर क्या करेंगे? अच्छा, बीटा स्क्वायर प्लस 5 आएगा, यस, फिर उसको। हाँ, और फिर हमें पता है बीटा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+5, तो फिर उससे हमें बीटा स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू मिल जाएगी। यस, ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल, है ना? इसको इस स्टेप में आने के बाद ना बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। जो भाई ने बोला एकदम सही बोला, है ना? ये भी कर सकते हैं ना। मैंने इसको जब किया था तो मैंने अलग तरीके से किया था, वो भी बता दूंगा। बट अंडव ने जो बोला है वो भी कर लेते हैं हम, है ना? तो यहाँ पर अल्फा बीटा, उसने बोला कि सर एक काम करिए आप, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? बीटा की पावर 2015, बिल्कुल सही है। और कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 5 प्लस बीटा स्क्वायर आएगा ना? हाँ, 5 प्लस बीटा स्क्वायर आएगा बिल्कुल। और यहाँ पर +3 अल्फा की पावर 2016 आ जाएगा, अपॉन अल्फा टू द पावर 2016 प्लस बीटा टू द पावर 2016। दिस वुड बी इक्वल टू अल्फा बीटा टाइम्स, अगेन हमें पता है कि ये बीटा इज अ रूट, तो बीटा शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी कि बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस 5 0 है। यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली उसी को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो बीटा स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू 3 बीटा हो गई। तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा 3 बीटा, दिस वुड बी 3 बीटा। और 3 बीटा इंटू बीटा टू द पावर 2015 क्या आ जाएगा? 3 बीटा टू दी पावर 2016 प्लस 3 टाइम्स अल्फा टू द पावर 2016। ओए होए, डिनोमिनेटर के टर्म्स में आ रहा है तू, बिल्कुल। और डिनोमिनेटर की टर्म्स में आएगा तो सॉल्व हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सॉल्व, है ना? अल्फा की पावर 2016 प्लस बीटा की पावर 2016। आप देख पाएंगे इसमें से जैसे ही 3 कॉमन लोगे तो डेनोमीटर कट हो जाएगा, तो डेनोमीटर कट होने के बाद क्या बस इतना ही टर्म बचेगा, सोचो। बाकी जो भी आएगा टर्म यहाँ पर कॉमन आकर वो ऐसे कट हो जाएगा। अच्छा, 3 अल्फा बीटा, तो वो तो निकाल ही सकते हैं। अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर? 5 है। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15, है ना? एक तो ये रास्ता था। यस, अगेन बहुत सारे रास्ते हैं इस क्वेश्चन को करने के, है ना? तो मैं भी कुछ ही मेथड्स बता रहा हूँ, बाकी हर इंसान का अपना अपना दिमाग है, अलग अलग तरीके से सोचता है। यस, इसको करने का एक और अलग तरीका है, और वो तरीका जाता है जिस उस तरी ये वो तरीका कुछ ऐसा है जिससे न्यूटन्स फॉर्मूला डराइव हुआ था। मतलब जो दूसरा तरीका वो ये है कि हमारे पास जब ये एक्सप्रेशन आया था, कौन सा वाला? ये वाला जो एक्सप्रेशन आया था, ये वाला, है ना? इसको वापस लिख देता हूँ, यहां से मैं फिर से कहानी शुरू कर रहा हूँ। कॉमन तो हमने ले ही लिया था, ठीक है, कॉमन तो हमने ले ही लिया था। फिर मुझे मुझे दिखा यहाँ पे कि यार इधर पावर 2015 है, इधर 2017 है ना? तो और मुझे बिल्कुल बीट यहाँ पर ये भी दिख रहा था कि बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि आई नो दैट बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस 5 0 है।
ऐसा क्या करूं जिससे कि पावर 2015 और 2017 बन जाए। तो आइडिया है कि इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, है ना, बीटा की पावर 2015। ये सोचा मैंने। दोनों साइड पूरी इक्वेशन में क्या कर दूं मल्टीप्लाई, 2015 बीटा के पावर 2015 से। तो क्या बनेगा, बीटा टू द पावर 2017 माइनस 3 बीटा टू द पावर 2016 प्लस 5 बीटा टू द पावर 2015 इज इक्वल टू 0। अब ये आइडिया आया क्यों, क्योंकि हम जब न्यूटन्स फॉर्मूला डराइव करते हैं तो उसमें हम बीटा की पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे पास यही तो बनता है 3 बीटा की पावर n+1 प्लस 5 बीटा की पावर n। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में पावर्स का डिफरेंस 2 है, और जब मैं ये लिखूंगा तो उसमें भी 5 वाली टर्म और बीटा की पावर में जो डिफरेंस आएगा वो सेम ही आएगा, है ना, 2 का, यस। तो फिर घूम फिर के तो वही चीज़ है वैसे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, बीटा टू द पावर 2015 प्लस 5 टाइम्स बीटा टू द पावर 2015, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स बीटा की पावर 2016। मतलब इन दोनों की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 3 बीटा की पावर 2016। तो घूम फिर के वही बात हो गई जो अर्णव ने भी बोली, यस। तो हमने सॉल्व कर लिया, तो इससे भी आंसर आ जाएगा सेम। यस। कोई डाउट है तो बताइए, है ना। इस चैट में क्या चल रहा है। यस, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल वो सोचने वाली बात है, अब सोचने के अलग अलग तरीके हैं। हम्म। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, है ना। हम्म। ओ तेरी, रुक जाओ, इसको हटाते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक सवाल था, ये अच्छा क्वेश्चन था सबसे, जो मैं आखिरी में कर रहा हूँ। बहुत सारे ट्रैप्स थे इसमें, है ना। 2-3 ट्रैप्स थे, है ना। ये किसी से पहली बार में सही बना है क्या, कोई है यहाँ पर ऐसा जो ट्रैप में ना फंसा हो। गुड। आ गया था आपका आंसर 0। हम्म। नाइस, है ना। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है ये, कोई इक्वेशन है और इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो जो अभी, जिनने अभी भी पढ़ा है मॉडुलस, उनके मन में आया होगा कि यार ये तो क्वाड्रेटिक दिख रही है, क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट्स होते हैं। तो ऐसा क्या होगा जिससे कि मॉडुलस आ जाएगा और 3 रूट्स आएंगे। तो आप सोच के देखो, अगर मैंने mod x+2 को टी माना, मान लूं। क्यों टी मान रहा हूं, क्योंकि mod x+2 को टी मानूंगा तो एक सुंदर सी क्वाड्रेटिक दिख रही है। तो टी मानेंगे तो बनेगा t² माइनस, है ना, 2p-3 × t और माइनस p-5 = 0, है ना। तो यार दो चीजें हो सकती है, या तो इसके इक्वल रूट्स आ जाए, या इसके 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आ जाएं, या फिर इसके नॉन रियल रूट्स आ जाएं। अगर इसके नॉन रियल रूट्स आए, मतलब टी नॉन रियल आएगा, तब तो फिर mod x+2 का कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। लेकिन हमें तो बोला है कि 3 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन है भाई, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि दो के नॉन रियल रूट्स आ जाएं, ये तो हट ही गया माइंड से। अच्छा, ये देखते हैं, अगर दोनों इक्वल रूट्स आए, चलो मान लिया कि इक्वल रूट्स आए, कुछ तो के आंसर आया मेरे पास, मान लो टी का दोनों रूट्स के आ रहे हैं। तो अगर मैं mod x+2 को के रखूंगा भी सही, तो mod x बराबर क्या बनेगा, k-2। यार इसको भी अगर सॉल्व कर लिया तो दो लोगों का मैग्नीट्यूड k-2 है, तो x के दो आंसर्स आते हैं ना, प्लस माइनस k-2। यार तू भी, बात तो नहीं बैठ रही, यहाँ तो 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन नहीं है, ये भी नहीं पॉसिबल, है ना। इसका मतलब कंफर्म है कि 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन यार अगर 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल सॉल्यूशंस आएंगे, है ना, अगर मान लो आए, तो मान लो कुछ तो टी का 2 रूट्स आए, t1 एंड t2। अगर मैंने mod x+2 को t1 रखा, फिर mod x+2 को t2 रखा, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, तो यार यहाँ से तो mod x की वैल्यू t1-2, यहाँ से mod x की वैल्यू आएगी t2-2। यार इससे तो 4 सॉल्यूशन आ रहे।
है ना? ऐसा लग रहा है आपको कि चार सॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना? ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, मान लो कि मान लो अब तीन सॉल्यूशन कब आ सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ बिना ग्राफ के कैसे कर सकते हैं। कि अगर मान लो T1 की वैल्यू मान लो 2 आ गई, क्या आ गई? T1 की वैल्यू 2, मतलब T1 - 2 बन गया 0। तो बेटा उस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि इधर मॉड x बराबर 0 आ रहा है तो x की वैल्यू 0 ही बनेगी, तब तो प्लस माइनस 0 करोगे तो भी तब तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। और मान लो यहाँ पर T2 - 2 कुछ पॉजिटिव नंबर आया, तब उस केस में x की वैल्यू कुछ तो मान लो पॉजिटिव नंबर आया कुछ, तो T2 - 2 पॉजिटिव है, तो दो सॉल्यूशन आ जाएंगे उसके। यानी कि यही एकमात्र ऐसा केस हो सकता है ना जिससे कि तीन सॉल्यूशन आ रहे होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला? अगर ये मान लो दोनों लोग जीरो नहीं है, दोनों लोग कुछ तो पॉजिटिव आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के पॉजिटिव, तब तो चार सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस करके आंसर आता है ना। मॉड ऑफ एक्स बराबर ए क्या बनता है, एम्प्लाइज अगर ए पॉजिटिव है तो एक्स बराबर प्लस माइनस ही आता है। लेकिन चार सॉल्यूशन तो नहीं लिखे हमें क्वेश्चन में, क्या बोला है? तीन ही सॉल्यूशन। नहीं तो तभी पॉसिबल है तीन सॉल्यूशन, जब एक बंदे के तो दो सॉल्यूशन आ जाएंगे किसी से, और वहीं एक बंदा जीरो ही बन जाएगा, तभी जाके तो यहाँ पर मॉड एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर जीरो एक ही सॉल्यूशन आएगा, यानी कि यही केस पॉसिबल है ना? तो ऐसा कुछ हो रहा है। यानी कि एक जो रूट आना चाहिए ऊपर वाली इक्वेशन का, वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ये कहानी कितने लोगों को समझ में आई? यस। ओके। और कोई नहीं है? उड़ गया क्या? हम्म। ये होती है कहानी नंबर 1। ये वो लोग सोचते हैं ऐसा जिनको, जो ना नंबर्स से ज्यादा रिलेट करते हैं खुद को। ये वो लोग हैं जो इस तरीके से थॉट प्रोसेस बनाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको नंबर ज्यादा समझ आते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको नंबर समझ में ही नहीं आते। तो दूसरी कहानी सुनो, और मैं इसी रिजल्ट पे पहुंचूंगा उससे भी, कि एक रूट पक्का जीरो होना चाहिए। अब मैं दूसरी कहानी सुनाता हूँ आपको, कहानी नंबर 2। सेम ही है, बस थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच है उसी बात को कहने का। अब कहानी नंबर 2 ये है कि मान लो mod x + 2 इक्वल टू समथिंग के मुझे सॉल्यूशन चाहिए, करेक्ट है ना? समथिंग के सॉल्यूशन चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैंने लास्ट जो कल प्रैक्टिस सेशन लिया था उसमें मैंने बताया था, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्या करो, पहले ग्राफ बनाओ। याद है क्या बोला था? ग्राफ बनाओ। तो ध्यान देना, ग्राफ बनाते हैं हम इसका, है ना? ओए होए, बन जा भाई। ओके ओके। इसका ग्राफ बनाना है। तो यार मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं पहले तो। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? सबको पता है क्या? जीरो पर, जीरो के आगे वो एक्स बनता है ना? और जीरो के पीछे -x बनता है ना? अगर मैं आपसे बोलूं y बराबर mod x + 2 है, ठीक है? तो ये चीज क्लियर है आपको कि mod x जो है वो जीरो के आगे तो क्या होता है बेटा, x बनता है, और जीरो के पीछे -x बनता है। यानी कि यहां पर भी अगर मैं x को जीरो से आगे डालूंगा तो क्या बनेगा बेटा, mod x का x बनेगा x + 2, और अगर नेगेटिव डालूंगा तो क्या बनेगा, -x + 2। तो देखो ये इसकी जो वैल्यू है, इसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा आओ देखें। तो जीरो के अबाउट चेंज हो रहा है, तो जीरो पर ग्राफ कैसा होगा? देखो जीरो पर वैल्यू, दोनों केस ले लो, ऊपर या नीचे वाला, दोनों पर जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है देखो। जीरो पे वैल्यू 2 आ रही है देखो, है ना? यस, तो जीरो पर वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पर कुछ 2 आ रही होगी, ओके। अच्छा, जीरो के आगे वैल्यू क्या, स्लोप 1 है? यस, तो जीरो के आगे ऐसे ग्राफ है स्लोप 1 वाली, और जीरो के पीछे ये वाली वैल्यू है। जिन लोगों ने 12th पढ़ ली उनको तो सिंपल सा तरीका भी पता है कि बेसिकली मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, और क्या करो, उस ग्राफ को 2 यूनिट्स ऊपर उठा दो, यस, है ना? क्योंकि हर एक वैल्यू 2 से बढ़ रही होगी। बट ठीक है, जो लोग 11th में वो शायद समझ भी जाएं इस बात को, जो नहीं भी समझे होंगे उनको ये बात तो समझ में आराम से आ गई होगी, हाँ भाई, कि ये डेफिनेशन है, जीरो पर वैल्यू 2 आ रही है, 2 के आगे ग्राफ स्लोप 1 होगी, 2 के पीछे स्लोप -1 होगी, बस इतना भी बहुत है ना? इतना भी समझ में आ गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ग्राफ ऐसा बन रहा है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो mod x + 2 के कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, T1 और T2 दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो मतलब मुझे दो लाइंस बनानी है, एक तो लाइन बनानी है y बराबर T1 वाली, देखना, और एक लाइन बनानी है y बराबर T2 वाली। तो क्या अगर मान लो T1 और T2 वाली लाइन ऐसे बनी, ऐसे, तब तो चार सॉल्यूशन आएंगे।
डोंट यू थिंक तीन सॉल्यूशन के लिए एक ही तरीका है कि एक लाइन पक्का ऐसे कट कर रही हो टू के आर पार, ऐसे, यानी कि एक जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो सॉल्यूशन आना चाहिए जिस जो ये क्या लाइन बना रहा हूं मैं बेटा, y बराबर T1 y बराबर T2 वाली लाइन। और आपको पता होगा y बराबर k वाली जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। y बराबर k वाली मतलब वो ऐसी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी लाइन होती है इसमें हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम होता है, यानी कि y बराबर T1 y बराबर T2, ऐसी दिखती होगी ये लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर मान लो T2 वाली लाइन या T1 वाली लाइन, कोई भी एक लाइन टू से क्रॉस की, यानी कि T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, टू हो जाएगी ना, y बराबर T वाली लाइन हो जाएगी। क्या उस केस में ही तीन सॉल्यूशंस पॉसिबल है? बिल्कुल उसी केस में तीन सॉल्यूशन पॉसिबल है। यानी कि पक्की बात है एक रूट को टू बनना ही पड़ेगा। यानी कि जब एक रूट टू बनेगा बेटा, मतलब मॉड एक्स प्लस टू की वैल्यू जब टू आएगी तो क्या वहां से मॉड एक्स जीरो आएगा और वहां से एक्स इक्वल टू जीरो से एक ही सॉल्यूशन आएगा? बिल्कुल, मतलब यहां से भी वही बात आ गई कि हाँ भाई पक्का एक रूट तो जीरो होना ही पड़ेगा। यस, तो क्या ये दूसरी कहानी भी समझ में आई क्या आपको? हाँ जी। कहानी नंबर सर दो, मैंने दूसरी आपको नहीं समझी। दूसरा उड़ गया। ग्राफ समझ में आया बेटा? सर आपने स्लोप को कैसे लिया, ये ऊपर ए पॉजिटिव कैसे लिया? आपको ये समझ में आया ये? पॉजिटिव, क्या? जब एक्स पॉजिटिव हाँ होगा ये तो समझ। मॉड ऑफ एक्स एक्स होगा, है ना? तो आप ही मुझे बताओ, ये एम एक्स प्लस सी दिख रहा है ना आपको, देखो एम एक्स प्लस सी, ये इसमें स्लोप वन नहीं दिख रहा आपको? हाँ सर। हाँ तो हाँ, दिख जीरो रहा है। के आगे स्लोप वन है और जीरो के पीछे माइनस वन स्लोप है, तो ऐसे ही तो जारी होगी लाइन। और जीरो पर दोनों की हाँ वैल्यू कितनी आ रही है हाँ लाइंस की? दो ही आ रही है। हाँ। फिर मैंने ये बोला यस। कि अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए होते, तो आपको पता है हमने कल डिस्कस किया था कि लाइन बनाई मैंने एक हॉरिजॉन्टल, वो जितने पॉइंट्स पे कट करती है उतने सॉल्यूशंस आते हैं। हम्म। हाँ हाँ अच्छा, अब यहां पर ऐसा है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस टू दो दो लोगों के बराबर होगा ना, रूट्स के, दो रूट्स के बराबर करना पड़ता है T1 एंड T2। तो अगर वो T1 एंड T2 मान लो वाली लाइंस मैंने बनाई भी थी पहले, अगर वो लाइन मान लो ये लाइन यहाँ नहीं होती, यहाँ कट नहीं हाँ। करती, वो कहीं ऊपर कट करती, ऊपर बेटा कट। तब तो चार हाँ पॉइंट्स पे कट हो जाता ना टोटल, ये दो नीचे वाली हाँ लाइन सर। दो ऊपर वाली लाइन। बट मुझे अगर तीन सॉल्यूशन चाहिए तो पक्का लाइन, एक लाइन को क्या कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, टू से निकलते, टू से होते हुए जाना पड़ेगा, अभी समझा? हाँ हाँ है ना, तो यही कह रहा था मैं, यानी कि पक्का अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अगर टू से पास करना पड़ेगा, मतलब y बराबर T2 वाली लाइन अगर टू मान ली मैंने, तो यानी कि एक रूट को क्या बनना पड़ेगा, T2 वाले को टू बनना पड़ेगा। और रूट क्या मैंने T2 किसको माना था बेटा, मॉड एक्स प्लस टू को, यानी कि उस केस में क्या हो रहा होगा, मॉड एक्स प्लस टू टू बन रहा होगा। और वहां से अगेन एक्स की वैल्यू क्या बन रही होगी, जीरो बन रही होगी। मतलब यहाँ से भी मैंने क्या प्रूव कर दिया कि इससे भी समझू तो भी समझ में आता है कि एक रूट जीरो होना चाहिए, और ऊपर वाली कहानी से समझू तो भी समझ में आता है एक रूट कितना आना चाहिए, T2 वाला टू, या फिर एक्स की वैल्यू, मॉड एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक ना एक जीरो आनी चाहिए, अभी समझा? हाँ सर। है ना, ओके। यस, दोनों कहानियां क्यों बताई, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, अभी जो टाइम है आपका उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़ेगी उतना ही आगे जाके आप ज्यादा लेवल पे सोच पाओगे। यस, तो अभी मुझे एकदम क्या क्लियर हो गया, पहले कहानी वन समझो या कहानी टू समझो, एक चीज वेरी क्लियर है, क्लियरली एक सॉल्यूशन क्या होगा, एक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें मॉडुलस ऑफ एक्स जीरो हो रहा होगा, है ना, ये वाला। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉड एक्स की वैल्यू क्या बन रही है बेटा, जीरो बन रही है, मतलब एक एक सॉल्यूशन क्या आएगा, मॉड एक्स बराबर जीरो, ठीक है ये आएगा। यानी कि एक सॉल्यूशन क्या आना चाहिए पक्का, एक्स बराबर जीरो आना चाहिए। अच्छा, अगर एक सॉल्यूशन एक्स बराबर जीरो आना चाहिए, मतलब एक्स को जीरो डालने पर सेटिस्फाई होना चाहिए इक्वेशन, बिल्कुल होना तो चाहिए। तो एक बार ये इक्वेशन में हम एक्स को क्या करते हैं, जीरो डाल देते हैं भाई, एक बार इसमें एक्स को जीरो डाल देते हैं, यस। हम्म, तो एक्स को जीरो डालो आप यहाँ पर, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, क्या बनेगा देखिए, एक्स को जीरो डालने पर टू स्क्वायर माइनस टू पी माइनस थ्री टाइम्स, एक्स को जीरो डालोगे तो टू बनेगा, माइनस पी माइनस फाइव, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा फोर माइनस फोर पी प्लस सिक्स माइनस पी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। और यहाँ से चार छः दस, दस प्लस पाँच पंद्रह, फिफ्टीन माइनस और फोर पी माइनस पी बेटा माइनस का फाइव पी बन जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से फाइव पी की वैल्यू आ गई फिफ्टीन,
यानी कि पी की वैल्यू आ जाएगी 3। ओए होए, पता चल गया पी मतलब, अगर एक रूट 0 है तो पक्का पी को क्या बनना पड़ेगा, 3 बनना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा, अगर पी 3 बना तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि पक्का ये जो सेकंड वाला रूट है, देखो इसका मतलब क्या है, एक रूट याद है मॉड एक्स 2 बना था तो ये वाली लाइन तो 0 से पास कर रही थी। अब एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि जो सेकंड रूट है वो पक्का यही लाइन बना रहा होगा या कुछ और बना रहा होगा, है ना। एक बार ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। एक बार ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देखते हैं। तो मैंने क्या किया था, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 को टी माना था, है ना। एक बार टी मान लेता हूँ मैं, उससे क्वाड्रेटिक दिख जाएगी फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, टी स्क्वायर माइनस 2p-3 टाइम्स टी माइनस ऑफ p-5 = 0, ये बनेगा। ओके। अच्छा, इसमें p 3 है तो 3 पुट कर लेते हैं। तो बेटा 3 पुट करोगे तो 2 3 6 - 3 3 बनता है। और यहाँ पर 3 - 5 -2 आता है, माइनस ऑफ -2 +2 बनता है, तो यहाँ से ये आएगा। और आप अगर सॉल्व करेंगे तो एक रूट बेटा ऐसे ये बन जाएगा, t-1 × t-2 = 0, मतलब यहाँ से दो सॉल्यूशन आ गए, टी या तो 1 आएगा या 2 आएगा। टी है कौन, मॉड ऑफ, किसको माना था टी, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू को। तो बेटा अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस टू को वन, एक बार 1 होगा, या फिर मॉड ऑफ एक्स प्लस टू एक बार 2 होगा। तो ये जो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू 2 है, ये तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था ना यहाँ से कि हाँ यार एक सॉल्यूशन 0 आना चाहिए बिल्कुल। तो ये तो बैठ रहा है। अच्छा, लेकिन अगर एक रूट को मैंने 0 डाला तो यहाँ से दूसरा रूट क्या आ रहा है बेटा, यहाँ से मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बन गई, ओ तेरी दूसरे रूट -1 बन गई। ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। यानी कि जब मैं पी को 3 डाल रहा हूं तो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक रूट तो 0 बन रहा है, बट जो दूसरा रूट है वो नेगेटिव, मॉड ऑफ एक्स -1 बन रहा है, बट मॉड ऑफ एक्स तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी कि एक्चुअली सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। अब उसका रीजन क्या है ये आप ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कि हमने यहाँ जो ग्राफ बनाया था वो बनाया था मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का, करेक्ट। अच्छा, तो एक बार तो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2। ये वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग देखना ध्यान से, क्या किया था हमने, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग तो निकालता है x = 0। तो जब ये हमने इक्वेशन सॉल्व की तो इसकी मदद से तो हमारे पास p की वैल्यू 3 आई थी। लेकिन जब p 3 आया तो उसकी मदद से हमें क्या पता चला कि यार जो t की वैल्यू क्या क्या आ रही थी, मतलब t मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस टू की क्या क्या वैल्यू आ रही थी हमारे पास। देखो t की वैल्यू क्या क्या आ रही थी हमारे पास, t1 t2 में एक आ रही थी 1 और एक आ रही थी 2। एक आ रही थी 1 या एक आ रही थी 2, मतलब जब मैं y बराबर T1 यानी कि y बराबर 2 बनाऊंगा तो वो पक्का यहाँ से क्रॉस कर रहा है। लेकिन जो दूसरा रूट है वो क्या बन रहा है, y बराबर 1, बेटा वो नीचे आ रहा है 2। y बराबर 1 कहाँ आएगा, y बराबर 2 के नीचे आएगा, जो कि इस ग्राफ से कट ही नहीं कर रहा, यानी कि वो तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा। यानी कि एक्चुअली 3 रूट्स पॉसिबल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, यानी कि p के कोई भी सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p कितनी हो जाएगी, 0। समझा क्या। हम्म। भारी तो नहीं हो गया, बताओ चैट में एक बार, है ना। आई होप, है ना, पहला हमारा अच्छा डिस्कशन था ये लंबा, यस। तो इस तरह के डिस्कशन से फायदा तो होगा ही, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।